बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं और एक डर है, एक खौफ है, इसमें दो राय नहीं। आज एक और खबर जयदीप सिंह मुद्देला साहब ने हमें वीडियो के साथ भेजा कि सऊदी अरब में एक कोई कारी थे, उन्होंने आवाज उठाई और उसके बाद उनका पता नहीं चला कि वो कहाँ चले गए। उन्हें कैद कर लिया गया या उन्हें मार दिया गया, क्या हुआ? बहरहाल अब ये कितनी सही खबर है, लेकिन उन्होंने दिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आ रही जिसपे मैं आऊंगा राशिद रिजवी साहब आपके पास, और बाद में कैप्टन साहब से भी उस पर मैं बात करना चाहता हूं। हसन रिजवी साहब ने यह अपडेट किया कि कतर ने अपने खदानों के मुंह खोल दिए। कतर ने रूस और चीन से मांगी मदद, बड़ी जंग का अंदेशा। तो यहाँ पे पाकिस्तान के भी से पाकिस्तान ने अपने बेहतरीन पायलट कतर में भेजे। ये खबर अगर सही है, देखिए मैं पाकिस्तान पे तो कभी भरोसा नहीं करता। पाकिस्तान तो एजेंट भेज सकता है अमेरिका का, लेकिन वो पायलट भी या कुछ कर देगा, मैं इसको कभी नहीं मानता। लेकिन बहरहाल ये खबर आई है। दूसरा, कैप्टन शमशाद आलम साहब हमसे जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि हमास आज वेस्ट बैंक से इसराइल पर रॉकेट फायर किया हमास ने, और इसराइल को भारी नुकसान हुआ है। आईडीएफ ना तो गजा में घुस पा रही है और न वेस्ट बैंक में, वो कमजोर पड़ रही है। ये कैप्टन शमशाद आलम साहब कह रहे हैं, मैं उन्हें एक जिम्मेदार मानता हूं। कैप्टन है, जिम्मेदार है। और ये बात, दो चीजें राशिद रिजवी साहब, दो चीजें, क्या आपको लग रहा है ये जो खबर आई है कि हमास जो पहले के कतर अब चीन से, और ये बात बहुत दिन से सुनी जा रही है, ऐसा नहीं है, तो क्या इसमें आप सच्चाई मानते? नंबर एक, और उसके बाद मैं फिर आऊंगा गजा के हमास पे। राशिद रिजवी साहब। देखिए, कतर ने अभी किससे हेल्प मांगी है, ऐसा कोई अभी ऑथेंटिक एविडेंस मेरे पास नहीं आया है, और इसलिए हम इस टॉपिक पे कोई बात नहीं कर सकते, कमिट नहीं कर सकते आपकी उन्होंने कोई मदद मांगी है। लेकिन वास्तविकता इस बात की तो है कि सऊदी अरबिया जितने भी आपके शाह के शासन हैं, प्रिंस हैं, शेख हैं, उनके शासन में आप आवाज नहीं उठा सकते हैं। आपने आवाज उठाया, आपको उठा के किस जेल में डाल देंगे ये पता भी नहीं चलेगा। आपके लोग ढूंढते रहेंगे, कोई खबर नहीं मिलेगी, और कब तक आप जेल में रहेंगे इसके बारे में भी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको 2 महीने में छोड़ें या 2 साल में छोड़ें या 5 साल में वो छोड़ें। एक दिन तो छोड़ेंगे, ऐसा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप कितने दिन उस जेल में बिता देंगे ये आपको खबर भी नहीं होगी। तो वहां के लोकल लोग इसीलिए वहां ज्यादा प्रोटेस्ट करते नहीं है। वहां पर आप देखेंगे कि जहां पर डेमोक्रेसी है और जहां किंगडम है, दोनों जगहों का अगर आप रेशियो देखेगा तो 5% भी प्रोटेस्ट नहीं हो पाते वहां पर। वहां पर जहां प्रोटेस्ट हुआ वहां मेन आदमी को चिन्हित करके उठा के अंदर डाल दिया। तो जब लोग देखते हैं कि हमारा जो इतने बड़े साहब हैं, इतने हमारा लीडर है, उसको उठा के अंदर डाल दिया, तो हम क्या, हमारे लीडर इन द सेंस वहां कबायली इलाके होते हैं, कबीले होते हैं, कबीलों के सरदार होते हैं वहां पर। तो वो कबीलों के सरदार ही शेखों के साथ उठते बैठते हैं। अगर वो विद्रोह करते हैं तो उठा के उन्हीं को डाल दिया जाता है, और अगर दूसरे कंट्री के लोग होंगे तो उनको उठा के सीधे डिपोर्ट कर देंगे वो, और खरूज लगा देंगे और बैन कर देंगे कि कभी आप उनके देश में एंट्री नहीं कर सकते हैं। और रही बात गाजा की, तो गाजा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। अब की सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि गाजा में कोई मीडिया नहीं बचा, जो भी जाता है वो मारा जाता है, कोई रिपोर्ट वहां से निकल के आती नहीं जल्दी। वहां पर इंटरनेट सेवाएं भी उसने बंद कर दिया है, वहां की इलेक्ट्रिसिटी भी उसने काट दिया है। जो अभी ताजा रिपोर्ट यही आ रही है कि इंटरनेट सेवा बिल्कुल बंद है, इलेक्ट्रिसिटी भी उसने काट दिया है। इसराइल के पास ये सबसे अच्छा हुनर है कि वो जो चाहता है न्यूज दबा लेता है, जो चाहता है भ्रम फैला देता है। ये उसके इसी हुनर का तो वो सबसे बड़ा एक्सपर्ट है। लेकिन जहां तक बात हमारे कतर की या कुवैत की या सऊदी अरबिया की, तो हम इसमें यही कहेंगे कि कतर बहुत समझदार देश है। वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा कि जिसमें वो अपने आप को अलग थलग महसूस करे। आपने अभी पाकिस्तान का नाम लिया, आप पाकिस्तान को जानते हैं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। तो खाली पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान जैसे ही मिस्र भी है, पाकिस्तान जैसा अर्दोगान भी है, टर्की भी पाकिस्तान जैसा ही है। करवट बदलने वाला कब किस करवट बदल जाएगा इसमें कोई गारंटी नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कह दिया कि हाँ,
ट्रम्प जो कह रहे हैं कि मैंने मध्यस्थता की है, ये गलत है, खंडन कर रहे हैं। अब क्या उनका नजरिया है, किस चीज को लेके बात वो कर रहे हैं, अभी इसके बारे में हम एकदम श्योर नहीं है। उन्होंने कहा कि वो भारत से बात भी करना चाहते हैं। किस मैटर में बात करना चाहेगा वो कहीं ना कहीं चुरा रहा है अब अमेरिका को भी, ट्रम्प को भी चुरा रहा है। जो उसने ये बात कही थी कि हाँ, जो भारत ने कहा है वो बात सही है कि हम लोगों के बीच में कोई तीसरा नहीं था, हम लोगों ने ही सीज फायर स्वयं किया है। तो पाकिस्तान की कोई ज्यादा वहां पर वैल्यू नहीं है, वो न्यूक्लियर पावर है, तो उसको ये लगता है कि वहां पर हम जाएंगे मेरी बहुत पूछ होगी। तो आप इतना ही समझ लीजिए कि पाकिस्तान की स्थिति अरब देशों में उसी तरीके से है कि बाहर आप आएंगे, बाहर ड्राइंग रूम में आपको एक कप चाय पिला के वापस कर देंगे। ना ये उनके हमसफर बन सकते हैं, ना ये उनके हमराज बन सकते हैं। अपने आप में जितना चाहिए फुदक लें, वो अपनी इनकी मर्जी है। ईरान ने ही अमेरिका का नाम वहां बार बार लिया है, जितने बार भी खुल के नाम लिया ईरान ने लिया है। ईरान ने कतर को ऑफर भी किया था कि आप अमेरिका से कहो कि अब आप अमेरिका अपना बेस खाली करवाओ अमेरिका से, आईआरजीसी आपकी सुरक्षा करेगा, हम आपके सुरक्षा की गारंटी लेंगे। इतनी बड़ी बात ईरान ने तो कह दी, लेकिन सऊदी अरब खामोश था, उसने उसमें कोई कमेंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए थे सब में सबके अपने अपने निजी स्वार्थ थे। बहरीन में ईरान का इंटरेस्ट है और ईरान और सऊदी अरब उसको लेकर के आमने सामने है। यमन में ईरान का इंटरेस्ट है हुतियों के साथ, हुतियों को सपोर्ट कर रहा है ईरान, और वहां का जो गवर्नर है वो सऊदी अरब का है, तो उसमें भी ईरान और सऊदी अरब आमने सामने है। तो पहले इन लोगों में आपस में एक विश्वास की कड़ी तो पैदा हो जाए, जब तक आपस में विश्वास नहीं होगा। और अर्दोगान की बात है, आप कोई भी पोस्ट पढ़ लीजिए, चाहे आप ईयू की लेके पढ़ लीजिए, चाहे आप अरब लीग की लेके पढ़ लीजिए, कहीं भी ब्लॉग्स पढ़ लीजिए, अर्दोगान के ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता है। अर्दोगान ने कहा कि हमारा 9.5 लाख बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, हमने 1.5 साल पहले ही उनसे अपने सारे ट्रेड खत्म कर दिए इसराइल से। साफ साफ वो झूठ बोल गया, वो साफ साफ झूठ बोल गया। अभी जब जब वॉर ईरान से चल रही थी, तो अजरबैजान से गैस और तेल की जो सप्लाई हो रही थी, वाया टर्की हो रही थी, ये अर्दोगान कर रहे थे, ये चीज बिल्कुल ओपन थी। लेकिन इतने बड़े मंच पर आकर के वो चीजों को पलट गए। तो वही स्थिति है, इजिप्ट की भी वही स्थिति है, जॉर्डन की भी वही स्थिति है। जो पाकिस्तान की हम आप बात करते हैं, तो हम लोग जॉर्डन, इजिप्ट और टर्की से दूर हैं, इसलिए उनकी असलियत बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। लेकिन अरब लीग में इनकी कोई अपनी जबान की अहमियत नहीं है। अगर ये किसी भी चीज को लेके बोलते हैं कि हम कमिटेड हैं, तो वो भी डाउट के घेरे में है मुमताज साहब। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। और देखिए, डाउट है और ये तमाम चीजें हैं, मैं कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें तय हुई होंगी और बहुत सारी बातें सामने नहीं आती हैं। आहिस्ता आहिस्ता उनके रिजल्ट आएंगे। जो लोग ये समझ रहे हैं कि वहां सारे लोग देश जमा होंगे और वहीं से चल पड़ेंगे इसराइल पे हमला करने के लिए, तो मीटिंगें इसलिए नहीं होती हैं। इस तरह के परसेप्शन बनाना, ये सुर्खी बनाने के लिए तो अच्छा होता है। हम भी जर्नलिस्ट है, हम भी जब थंबनेल बनाते हैं तो सोचते हैं क्या ऐसा थंबनेल बनाए कि लोग अट्रैक्ट हों। ये एक फितरत है। जब मैं अखबार में था तो मैं सिर्फ सुर्खी खबर लिखने मुझे 5 मिनट लगता था और सुर्खी बनाने में मुझे कम से कम 1 घंटा लगता था। मैं जब खबर लिखता था उसी वक्त कहीं बैठा रहता तो वहीं सोचने लगता था कि इसकी हेडिंग क्या हो सकती है। तो ये फर्क होता है। देखिए कि आदमी सोचता है तो सुर्खी बनाना और है, लेकिन काम करना दूसरी चीज। कैप्टन साहब, जो अभी इस पे तो आप कहें, लेकिन हमास में जिस तरह से कैप्टन शमशाद साहब ने कहा कि इजराइल अभी रॉकेट हमला हमास ने किया वहां पे, और इंटरनल जो है वो आईडीएफ नहीं घुस पा रही है। ठीक है, बॉर्डर से तमाम वो लगा दिए हैं, तो पहले भी कब्जा ही पे तो था भाई। गाजा पे कब्जा किसका था, फिलिस्तीन पे कब्जा किसका है? ऐसा तो है नहीं कि वहां पे वो पूरी आजाद थे। तो आजाद होते तो लड़ाई किस बात की होती? आजाद होते तो 2 नेशन की बात क्यों होती? बात ही तो इसी की है, लड़ाई तो इसी की है। तो कैप्टन साहब, क्या लग रहा है आपको, ये जो हमास ने आज रॉकेट फायर किया है, तो ये माना जाए कि
अभी भी वो जमीनी सतह पर लड़ रही हमास आईडीएफ से? डॉक्टर रिजवी, इसमें कोई शक नहीं है कि हमास के लड़ाके बहुत ही बहादुरी से लड़ रहे हैं। आज जो रॉकेट्स मिसाइल्स फायर किए हैं, ये दिखाता है कि उनका मोराल अभी तक बहुत हाई है और उनकी सप्लाई चेन, वेपन्स की, आर्म्स अम्युनिशन की सप्लाई चेन अभी तक काम कर रही है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जब ये जंग चालू हुआ था और उस वक्त सबका दावा था, मोसाद का दावा था कि हमास के पास करीबन 18,000 रॉकेट्स हैं। अगर आप शुरुआती दौर को देखें, मैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूँ। एक-एक दिन में हमास 400 रॉकेट फायर करता था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 की अगर आप डेटा देखें, ग्राफ शीट देखें, एक-एक दिन में हमास 200 रॉकेट फायर करता था। इस साल भी जनवरी और फरवरी, मैं 2025 की बात कर रहा हूँ, अगर आप ग्राफ और डेटा शीट देखें तो हमास एक-एक दिन में 40-80 रॉकेट फायर करता था। अब जो हमास रॉकेट फायर कर रहा है एक दिन में, किस दिन 4 रॉकेट, किस दिन 8 रॉकेट। ये दिखाता है कि हमास लड़ रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में 400 रॉकेट एक दिन में फायर करता था, अब एक दिन में 4 रॉकेट फायर किया। दूसरी बात डॉक्टर रिजवी, ऐसा है कि समझना पड़ेगा कि इन रॉकेट से नुकसान क्या हो रहा है। जाहिर बात है, साइकोलॉजिकल प्रेशर तो पड़ता ही है, लेकिन मैं दिल्ली में बता देता हूँ, दिल्ली पे अगर कोई 4 रॉकेट या 8 रॉकेट फायर, या दरीबा कला में 2 रॉकेट फट गए, जुमा मस्जिद में चांदनी चौक इलाके में 2 रॉकेट फट गए, जामिया मिलिया के पास 2 रॉकेट फट गए। अब जब ये रॉकेट फटते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि इनका जो वॉर हेड है कोई 20 किलो या 40 किलो का है, तो जहां फटा तो वहां पर एक 10 फुट गहरा गड्ढा हो गया, 20 फुट चौड़ा गहरा हो गया और गाड़ियों, इमारतों के परखच्चे उड़ गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो रॉकेट हैं, इनमें हथगोले के बराबर 1 किलो 1.5 किलो के बराबर एक वॉरहेड होता है। तो जैसे मैंने बोला, आप दरीबा कला पे आप 2 हथगोले गिरा दीजिए, जामिया मिलिया के पास जो गलियां हैं, कूचे हैं, 2 हथगोले गिरा दीजिए। उससे क्या उससे क्या कुछ फ़र्क पड़ता है लड़ाई के दिशा पर? नहीं। ठीक है, हल्ला होता है, टीवी न्यूज़ वालों को अपना ओबी वैन भेजने का मौका मिल जाता है, 10 इंटरव्यू ले लेते हैं। हम जब फ़ौज में थे, हमें हमेशा बताया गया कि आप जब हमला करते हैं तो मकसद क्या होना चाहिए? मकसद होना चाहिए दुश्मन को ऐसी नुकसान पहुँचाने की, जिससे कि हमारा एम, हमारा जो लक्ष्य है वो हम साध सकें। तो अभी हमास का एम क्या है इस युद्ध में? कुछ तो उनका लक्ष्य होगा ना, वो किस लिए लड़ रहे हैं? एक, क्या वो इसलिए लड़ रहे हैं कि अगर वो अगर अगर माफी के साथ अगर इजाजत दे तो मैं समझता हूँ कैप्टन साहब, अगर इजाजत हो, वैसे तो राशिद रिजवी साहब भी बताएंगे, लेकिन मैं चूंकि इसको बहुत गौर से, मैंने कहा कि ये स्ट्रेटेजिक वार है और इनका मकसद ये था कि दुनिया में कैसे हमारा पैगाम जाए कि हम पे जुल्म हो रहा है, हम पे ज्यादती हो रही है, हमें दबाया जा रहा है और हमें आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जा रहा है। देखिए, ये जंग न होती तब भी फिलिस्तीनियों का यही हाल होता, वो तब भी मारे जा रहे थे, ऐसा नहीं कि मारे नहीं जा रहे थे, लेकिन आज दुनिया के प्लेटफॉर्म पे वो आ गए। दूसरी चीज ये कि वो ये बताना चाहते हैं कि हम इजराइल जैसे मुल्क से भी 2 साल तक लड़ सकते हैं और अभी और कई साल लड़ लेंगे। ये जो मैसेज देना, बात 2 फायर करने की नहीं, जाहिर बात है कि उनके पास जो है वो जेट है, फाइटर जेट, और इनके पास एयर डिफेंस भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन ये हौसले की बात तो है कि हम कैसे भी हम लड़ तो रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक, ये पता, आज भी देखिए 17 अटैक किए इजराइल ने यमन पे, और आज जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जयदीप साहब ने कहा ये हिब्रू रेडियो की तरफ से कि यमन पर इजराइल के जरिए किए गए 17 हमलों के बाद भी यमन इजराइल पर मिसाइलें दाग रहा है, यानी तिल अवीव फेल हो गया है। वहां पे जो एयर डिफेंस सिस्टम है, अभी जो हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमले हो रहे हैं। तो ये जो है कि हम लड़ेंगे, हम झुकेंगे नहीं, पूरी ताकत।
कि ये भी तो एक मैसेज है। कैप्टन साहब, आज अगर हम लोग बात कर रहे हैं या आप भी बात कर रहे हैं तो कम से कम एक ये मैसेज तो है ही है। क्या इसे कामयाबी के नजर से नहीं देखेंगे? सबसे पहले तो मैं हूती की बहादुरी, हौसले और उनके टेक्निकल स्किल को और ऑर्गेनाइजेशन को दाद देता हूँ। बहुत ही मजबूती से खड़े हैं। मेरे को अगर हूती जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने का मौका मिले तो मैं अपने को बहुत फक्र के साथ उनके साथ काम करना चाहूंगा। देखिए, मैं मानता हूं कि इन सब हमास क्या कोशिश कर रहा है, हूती क्या कर रहा है कि दुनिया में खबर फैल जाए। हमने उसका नतीजा देख लिया। 57 मुल्क दोहा में जमा हुए, उन्होंने स्टेटमेंट इशू किए हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के लोगों के समर्थन में। उन्होंने इजराइल के खिलाफ स्टेटमेंट इशू किए। इससे ठीक है, दुनिया में सबको पता लग गया कि भाई हमास नाम की एक संस्था है जो लड़ रही है इजराइल के खिलाफ। मानता हूं इसमें वो सक्सीड हो गए। लेकिन आप एशिया के किसी भी मुल्क में चले जाइए, अफ्रीका के किसी मुल्क में चले जाइए, लैटिन अमेरिका के किसी जगह चले जाइए, आप ब्राजील, अर्जेंटीना कहीं भी चले जाइए, पूछिए कि हमास जो लड़ रहा है क्या आप सहानुभूति दिखाना चाहते हैं? बोलेंगे हाँ। आप सिंगापुर में चले जाइए, वियतनाम में चले जाइए, आप पूछिए कि क्या इजराइल हमास पर जुल्म कर रहा है? वो बोलेगा हाँ। लेकिन आप उनसे पूछिए क्या आप उनकी मदद के लिए $10 डोनेशन दे सकते हैं? फिर आप उनका रिएक्शन दीजिए, देखिए। तो देखिए, डॉक्टर जी, मैं अब क्या बताऊं, क्योंकि हम बहुत दिनों से बात कर रहे हैं। हमेशा ये माना जाता है कि लड़ाई में इज्जत के साथ हार जाना, ये भी एक कला है। हमने दुनिया में कई जगह पर देखा, लड़ाई हुई, एक मुल्क जीत गया और हारने वाला जो मुल्क है वो इज्जत के साथ हारा। मैं आपको दर्जनों एग्जांपल दे सकता हूं। और हारने की जब वो इज्जत के साथ हारा, उसके बाद उसने फिर से अपने को डेवलप किया, आस्ते 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 आस्ते। तो जरूरी नहीं है कि हमें वो लड़ाई तब तक लड़नी है जब तक कि सारे नागरिक खत्म हो जाएं, सारी बिल्डिंगें ध्वस्त हो जाएं, सारे पुल, सारे कारखाने नेस्तनाबूद हो जाएं। नहीं, एक मौका आता है, समय आता है जब, देखिए, जोश जज्बे की एक जगह होती है। जो बंदा 30 साल 40 साल का होता है, गर्म खून होता है। लेकिन सब जगह आप देखेंगे, क्यों ज्यादातर देशों में लीडर्स की उम्र 80 साल 90 साल होती है? क्योंकि एक समय आता है, 80 साल का 90 साल का लीडर जानता है कि हथियार डालने पर भी जीत होती है। हमने कितनी जगह पर ऐसी वास्तविकता ग्राउंड सिचुएशन देखी है। क्या हमास में जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ऐसा सोच सकती है? शायद मुश्किल है, क्योंकि हमास में उनका जो मिलिट्री विंग है वो ज्यादा डोमिनेंट है। हमास में जो सोच समझ है वो बंदूक, हथगोले, रॉकेट्स तक आकर सीमित हो गई है। उनको नजर नहीं। अब मैं बताता हूं, आज की तारीख में हमास ने 7 अक्टूबर को हमला किया। गुड बैड अगली, अच्छा बुरा मैं नहीं कहूंगा। उसके बाद आप देख लीजिए, इजराइल में कितनी बिल्डिंगें ध्वस्त हुई? 200। गजा में कितनी बिल्डिंगें ध्वस्त हुई? 2 लाख। अब हमास ये बोले कि हम आज भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, तो ये बात जो है सिर्फ जोश, जज्बा, अंग्रेजी में एक शब्द है टेस्टोस्टेरोन, मर्दांगनी का प्रतीक है। ठीक है, घोड़े पे बैठते हैं, लड़ते हैं, लेकिन हमेशा एक कमांडर को मालूम होता है कि कब उसको अपने जवानों को बोलना है, अपने घुड़सवारों को बोलना है, ओके 100 मीटर पीछे आ जाओ, ओके 5 किलोमीटर पीछे आ जाओ, ओके पानीपत तक वापस आ जाओ, ओके लाहौर तक वापस चले जाओ,
ओके, हम जिंदा रहने के लिए फिलहाल काबुल तक लौट के जा रहे हैं, लौट के फिर आएंगे। कैप एक समय कैप्टन आता है। साहब, जी जी कैप्टन साहब, आप चूंकि फाइटर जेट के पायलट रहे हैं और पायलट और ये फाइटर जेट बहुत तेजी से काम करते हैं, लेकिन देखिए मुझे लग रहा है कि एक 2020 का मैच होता है, एक वनडे होता है और एक टेस्ट मैच होता है। एक 100 मीटर की दौड़ होती है, एक 200 मीटर की दौड़ होती है, एक मैराथन होती है। तो सबके मिजाज अलग 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 होते हैं, सब में अलग अलग। जो पहले तेज दौड़ता है वो हार जाता है मैराथन में, लेकिन 100 मीटर की दौड़ में जो पहले तेज दौड़ता है वो जीत जाता है, क्योंकि मैं खुद दौड़ा हूं। तो दोनों में फर्क होता है। मेरे ख्याल से इजराइल जो है वो 100 मीटर की दौड़ 2020 मैच खेलने पे लगा हुआ है कि जितना जल्दी हो सके इनको क्रश करके और बस। लेकिन 2020 में भी 2 साल लग गए। ईरान, यमन, हिजबुल्ला, लेबनान, हिजबुल्ला या फिलिस्तीन या हमास, ये सारे लोग ये मैराथन की तरह चल रहे हैं कि चलो, कहते ना गांव में, चलो बेटा चलो देखते हैं कहां तक चलते हो। ठीक है, लोग मारे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मारे तो पहले भी जा रहे थे, 70 साल से हो क्या रहा है वहां। रिपोर्ट यह है कि 2008 से 2023 तक 2 लाख के करीब फिलिस्तीनी मारे गए, 2 लाख के करीब। और उनकी हालत ऐसी हो गई कि कभी भी कोई आईडीएफ का जवान जाता था, किसी घर में घुस जाता था, किसी को अरेस्ट कर लेता था, किसी को मार देता था, किसी के बेटी को उठा लेता था। ये तमाम रिपोर्टें हम देखते हैं। ये उनकी जिंदगी हो गई। तो मेरे ख्याल से ये आप सही कह रहे हैं कि वो बहुत फास्ट कर रहा है और ये जो है उसके जवाब में बहुत कम कर रहे हैं। लेकिन दुनिया में आप देखिए ना, आज जो दुनिया का मिजाज कैसे बन गया, ये बात मुकम्मल कर ले। मैं इसी पे राशिद रिजवी साहब से भी बात करूंगा, क्योंकि कैप्टन साहब बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं इस नजरिए से इसको देखता हूं, जैसा कि मैंने अर्ज किया आपके साथ। कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल जुल्म खा रहा है फिलिस्तीन के लोगों पर। ज्यादा जुल्म जब भी होता है, एक तबका जवान बच्चे जो होते हैं 15 साल के, 12 साल के, ये हथियार उठा लेते हैं। ये सभी मुल्क में होता है। मेरा एक ही कहना है कि अगर सपोर्ट दिखाना था, सपोर्ट लेना था, 2006 से लेके 2021-22 तक तो वहां पर हमास का एक एडमिनिस्ट्रेशन था ना। 2006 के बाद गजा से इजराइल ने अपनी फौजों को वापस निकाल लिया था। तो ये जितने देश अब इतने गर्मजोशी के साथ, मैं मिस्र की बात कर रहा हूँ, सऊदी की बात कर रहा हूँ, जॉर्डन की बात कर सकता हूँ, अभी कतार में, ये सब देश उस वक्त, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं कि 2006 से लगातार लाखों लोगों को वहां मार दिया गया। जब पीस था, लड़ाई नहीं हो रही थी, ठीक है, पुलिस एक्शन था या हार्श पुलिस एक्शन था, उस वक्त ये सब मुल्क कहां थे? आज भी तो वेस्ट बैंक में सेटलमेंट बन रहे हैं ना। वेस्ट बैंक, ट्रांस जॉर्डन, जॉर्डन, जॉर्डन के किंग कहां एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए मुझे 2006, 2016 का, जिसमें किंग अब्दुल्ला या उनके पिताजी ने ये जो सेटलमेंट बन रहे हैं वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बैंक में इलीगल, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी हो कि वो इसके खिलाफ हैं, इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो खैर लड़ाई चालू हो गई है, ये इनमें से कोई लड़ेगा नहीं, कोई नहीं लड़ेगा। लेकिन कम से कम आज भी तो मैं बता रहा हूं ना, मैंने बात की शुरुआत ही की थी कि ये इजराइल के पासपोर्ट वीजा बंद कर दें, इजराइल के साथ व्यापार बंद कर दें। बहुत ज्यादा, देखिए, हमास के लोग तो बहादुर हैं, मैं तो कायल हूं। देखिए, मैं बंगाल से आता हूं। आजादी की लड़ाई शायद लोगों को पता नहीं कि हम लोगों ने, बंगालियों ने, हमारे यहाँ पे पहली बार जो अंग्रेजों को हमने तंग करना शुरू किया, या पहली बार हमने जो अंग्रेजों की पुलिस पर हमला करना शुरू किया, वो
1875 1882 की बात है, जब भारत के किसी भी इलाके में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। बंगालियों का खून जरा गर्म होता है, दिमाग खराब होता है। अब क्या हमास के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, किसी अरब मुल्क ने वहां जाकर, इज़राइल के बॉर्डर पर जाकर प्रोटेस्ट किया? मिस्र में आज भी एलसीसी 200 ट्रक में भरकर 2 लाख मिस्र के लोगों को ले जाएं सिनाई बॉर्डर में, और जो पिंक लाइन है, मतलब गजा और सिनाई के बीच का जो बॉर्डर है, वहां 2 लाख मिस्र के लोग बॉर्डर से 100 मीटर इस तरफ खड़े होकर इज़राइल की हाय हाय करें? नहीं कर रहे हैं। किंग अब्दुल्ला को इतना अगर शौक है लड़ाई करने का, लड़ाई ना करें। जो फिलिस्तीन के लोग जॉर्डन में हैं, लाखों की तादाद में हैं, उनको दे दें 400 बस। 400 बस में 4 लाख फिलिस्तीनी बैठो, तुम्हें मैं जो जॉर्डन रिवर है, डेड सी से निकलती है, जो कि वेस्ट बैंक और जॉर्डन के बीच में अभी इंटरनेशनल बॉर्डर बन गया है, वहां ले चलता हूं, सरकारी प्रोटेक्शन में ले चलता हूं, स्पॉन्सर्ड बाय किंग अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन। 4 लाख फिलिस्तीनी जॉर्डन में, इनको ले जाए ना, बॉर्डर से 100 मीटर अंदर रख के इनको मौका दें इजराइल हाय हाय बोलने का, काला झंडा फहराने का। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। आज की तारीख में ये सब इस चक्कर में लगे हैं कि कैसे इजराइल के साथ व्यापार किया जाए। ये बोल दें हम इजराइल से कोई व्यापार नहीं करेंगे, ना एक्सपोर्ट करेंगे ना इंपोर्ट करेंगे। बोल दें हम इजराइल वाले, ये जरूरी है कि हूती ही सिर्फ रेड सी में हमला करे इजराइल के शिप्स पे? अरे भाई, ये इजराइल के शिप्स आ कहां से रहे हैं? ये इजराइल के शिप्स आ रहे हैं गल्फ से, ओमान, बहरीन, कतार, कुवैत, यहां से कच्चा तेल लेकर आ रहे हैं। तो आज ही ओमान, बहरीन, कुवैत ये बोल दें कि हम अब से इजराइल के, और दम है तो बोले हम अब से अमेरिका के किसी जहाज में कच्चा तेल नहीं भरेंगे। नॉन वायलेंट तरीका, मैं नहीं कह रहा हूं कि बस आपको 10,000 मिलिट्री भेज दी, नॉन वायलेंट ट्रेड सैंक्शंस, आज ये कच्चा तेल भरना बंद कर दें इजराइल के शिप्स में। ये मिस्र है, अल-सीसी, ठीक है, अल-सीसी के कब्जे में तो सुएज कैनाल है। बोल दें कोई भी मिस्र के इजरायली शिप को हम सुएज कैनाल से नहीं जाने देंगे। नहीं कर रहे हैं। आज सऊदी को सिर्फ इतना बोलना है कि सऊदी, जॉर्डन, देखिए इजराइल की एक हॉबी है, मैं एयरफोर्स में फाइटर था, पायलट था। हॉबी किस लिए बोल रहा हूं, क्योंकि जब इजराइल ईरान पर बमबारी करने जाता है ना, कोई खतरा नहीं होता, उनको मालूम है हम 300 जहाज भेज रहे हैं, 300 के 300 वापस आ जाएंगे। क्योंकि इजराइल की जो भी है, इजराइल की कैपेबिलिटी में नहीं है कि वो ईरान के कैपेबिलिटी में नहीं कि वो इजराइल के एक भी जहाज को शूट डाउन करे। तो वो जैसे हम लोग जाते हैं ना, सुबह तफरी करने जाते हैं, गोल्फ खेलने जाते हैं, इस तरह से 300 फाइटर विमान इजराइल से टेक ऑफ करके जाके ईरान पर बम गिरा के वापस आ जाते हैं। आज सऊदी बोल दे, जॉर्डन बोल दे, कुवैत बोल दे, इराक बोल दे कि हमारे हवाई आसमान से, हमारे एयर स्पेस से नहीं जाएंगे, बोले आपको किसी भी मुल्क को इजराइल पर हमला करने की जरूरत नहीं है, बस इतना बोल दें ये जो जहाज जो कतार में, दोहा में बॉम्बिंग करके गए हैं 12, 14 या 16, ये सब सऊदी के ऊपर से उठते आए हैं। सऊदी क्या आज बोल नहीं सकता कि इस मद्देनजर अब से हमारे ऊपर से इजराइल का कोई भी जहाज नहीं जाएगा? बोले, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, आप नॉन वायलेंट तरीके से दबाव डालिए, लेकिन उसके लिए कहते हैं ना, जिगरा होना चाहिए। अब मैं इससे बोलूंगा तो मेरे को हिंदी की गालियां बहुत अच्छी आती हैं जी।